नमस्कार। मैं स्वरा सुरेखा अग्रवाल आप सभी के समक्ष अपनी रचनाओं के साथ हाजिर। शुक्रिया गृह स्वामिनी कि आपने मुझे प्रथम लाइव के लिए यहाँ आमंत्रित किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और थोड़ा बहुत परिचय आदरणीय दिनकर जी के बारे में ज़रूर कुछ कहना चाहूँगी। तो बस मुझे एक बार आप सभी ये बता दें कि क्या मेरी वॉइस आप सबको क्लियर आ रही है। मैं आपको हेलो अर्चना, नमस्ते। और जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। निवेदिता श्रीवास्तव दीदा मेरे साथ जुड़ गई हैं। आशा श्री, स्वागत आपका। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अभी धीरे धीरे सब जुड़ेंगे मेरे साथ। शुक्रिया दी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है और आपका स्वागत। आपकी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी आप यहाँ पर पहुँची, मुझे अच्छा लगा। शुक्रिया अर्चना, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है। स्वागत मीनाक्षी मोहन मीता, आप जुड़ गई हैं मेरे साथ। अर्पणा संत जी, आप अभी तक नहीं जुड़ी हैं मेरे साथ, तो मुझे ज्योत्सना अस्थाना दी, नमस्ते, आप जुड़ गई हैं मेरे साथ। अदिति अर्पणा सिंह जुड़ गई हैं जी। शुक्रिया कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। अर्पणा अभी तक नहीं पहुंची है। क्या मुझे अपना लाइव शुरू कर लेना चाहिए? मुझे अपनी बात रख लेनी चाहिए? बहुत आ रही है, बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत ज़्यादा आ रही है। थैंक यू सो मच। धीरे धीरे जुड़ेंगे और मुझे लगता है कि मुझे अपना काव्य पाठ शुरू कर देना चाहिए। चंद पंक्तियों के साथ मैं बिल्कुल जुड़ना चाहूँगी आप सभी के साथ। शुक्रिया गृह स्वामिनी एक बार फिर से कि आपने मुझे मौका दिया और आपने मुझे लाइव काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया है। तो हाँ बिल्कुल मीनाक्षी, मैं शुरू करने जा रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा अर्पणा का वेट कर लूँ ताकि वो यहाँ आए, चूँकि वो उन्होंने मुझे यहाँ अच्छा आप जुड़ी हैं तो ठीक है। बिल्कुल मैं शुरुआत कर रही हूँ। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भारत कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का हम शताब्दी समारोह मना रहे हैं और उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि ये हमारे एक हिंदी साहित्य की धारा के प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार के रूप में हम इन्हें जानते हैं। आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस कवि के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ये ओज कवि के रूप में भी विस्तृत रहे और इनकी बहुत सारी रचनाएं जैसे कि रश्मि रथी, उर्वशी, हुंकार या संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, हाहाकार, ऐसी बहुत सारी कृतियाँ हम सभी ने शायद पढ़ी होंगी, आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी। इसमें से मैंने 2-3 तो इनकी कृतियाँ ज़रूर पढ़ी हैं। और ये भी विदित है आप सभी को कि 1959 में इन्हें साहित्य अकादमी के साथ उसी साल इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया और 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो इन्हें स्वतंत्रता पूर्व से इन्हें एक विद्रोही कवि के रूप में माना जाता था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना गया और उनकी कुछ रचनाएं ओज, विद्रोह, आक्रोश के साथ क्रांति को भी बिल्कुल संबोधित करती हुई दिखाई दी। तो उनकी एक साधारण सी रचना जो आप सभी को बहुत पसंद है और मेरी पसंदीदा रचनाओं में से एक है, तो मैं आप सभी के सामने पहले दिनकर जी की रचना के साथ बिल्कुल आप सबके सामने आना चाहूँगी और फिर मैं अपनी रचनाओं को पढ़ना शुरू करूँगी। तो गौर फरमाइएगा कि 2 में से क्या चाहिए। ये आदरणीय दिनकर जी की रचना आप सभी के समक्ष में प्रस्तुत कर रही हूँ कि 2 में से क्या चाहिए तुम्हें। 2 में से क्या चाहिए तुम्हें, कलम या की तलवार, मन के अच्छे भाव की तन में शामिल, कि तन में शक्ति विजय अपार। अंध कमरे में बैठे रचोगे उम्दे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। कलम देश की बड़ी शक्ति है,
कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचार, पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा प्यारे। एक भेद है और यहाँ, एक भेद है और यहाँ, वहाँ निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होती होते दिमाग में गोले। जहाँ पलते लोग लहू में, जहाँ पालते लोग लहू में हाला हल्की धार, क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में नहीं हो तलवार। तो बस इसी रचना के साथ मैं अपनी रचनाओं के साथ हाजिर होना, बिल्कुल मैं अपनी रचनाओं पर आना चाहूँगी। तो कुछ रचनाएं मैंने यहाँ लिख के रखी है और आशा करती हूँ कि कुछ रचनाएं आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। पुष्पांजलि मिश्रा, स्वागत है आपका। तनु युग भारद्वाज, बहुत बहुत शुक्रिया तनु कि आप फेसबुक माध्यम से मेरे साथ पिछले 2 साल से जुड़ी हुई हैं और आज आप मुझे प्रत्यक्ष लाइव देख रही हैं, तो स्वागत आपका। पुष्पांजलि मिश्रा जी स्वागत। मंजू शर्मा आ गई हैं, मंजू शर्मा स्वागत आपका। और इसी के साथ मैं अपनी रचनाओं पे कुछ रचनाएं जो डिमांड पर हैं मैं उन्हें भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो सबसे पहले एक रचना अक्सर एक चिंगारी लिए फिरती हूँ, अक्सर एक चिंगारी लिए फिरती हूँ मैं अपने बंद दिमाग के अंदर। जी हाँ, अक्सर एक चिंगारी लिए फिरती हूँ अपने बंद दिमाग के अंदर। कई अनसुलझी गुत्थियाँ हैं, कई अनसुलझी गुत्थियाँ हैं जो चली आ रही है सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी। अक्सर एक चिंगारी लिए फिरती हूँ मैं अपने बंद दिमाग के अंदर। कई अनसुलझी गुत्थियाँ हैं जो चली आ रही है सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी, जो छप जाती है, जो छापी जाती है इस कोमल यंत्र में। जी हाँ, हृदय, हृदय हमारे शरीर का एक ऐसा भाग जो बहुत सारे तानों बानों से और बहुत सारे उलझनों से घिरे होने के बावजूद भी हमें एक सशक्तता प्रदान करता है। और देखिए ना, उसके साथ कितने सारे तामझाम, कितने सारे झमेले हैं। तो एक छोटी सी बात दिल के माध्यम से कि एक चिंगारी लिए फिरती हूँ मैं अपने बंद दिमाग के अंदर। कई अनसुलझी गुत्थियाँ हैं जो चली आ रही है सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी, जो छापी जाती है इस कोमल दिल में। खून और नसों के प्रवाह, खून और नसों के प्रवाह से कई धाराओं में बांधा गया है ये। खून और नसों के प्रवाह कई धाराओं में बांधा गया और संक्रमित कर छोड़ दिया, और संक्रमित कर छोड़ दिया पल पल विस्फोटित होने को। शुक्रिया। और छोड़ दिया पल पल विस्फोटित होने को मर्यादाओं के बीच, मर्यादाओं के मध्य कुंठाओं के मध्य, मर्यादाओं के मध्य कुंठाओं के मध्य अक्सर धमनियां होती हैं रूबरू और संतुलित। अक्सर धमनियां होती हैं रूबरू और असंतुलित। फिर कर प्रवाह गति को, फिर कर प्रवाह गति को बहकता रहता है, फिर कर प्रवाह गति को बहकता रहता है, बहकता रहता है कुप्रथाओं में। जितनी भी रीति रिवाज परंपराएं जितनी भी है, देखिए सब कुछ दिल के अंदर है, हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं और हमें उसी का अनुसरण भी करता है, क्योंकि सामाजिक बंधन, सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक रीति रूढ़ियाँ हम नहीं चलना चाहते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी अगर हम इस पर नहीं चलते हैं तो हमारे पर कई तरह के लांछन लगा दिए जाते हैं। और मुख्य तौर पे मैं देखती हूँ कि ज़्यादातर ये जितनी भी रीति रिवाज और ये रूढ़ियाँ हैं, ये परंपराएं हैं, हम स्त्रियों पर ही ज़्यादातर लागू की जाती है। जिस स्त्री ने विरोध किया वो स्वतंत्र धारा की हो जाती है। तो बस उसी पर एक ही, दिल दिमाग और आंखें, दिल दिमाग और आंखें तीनों आपस में करते हैं फिर खुद पर ही वार। दिल दिमाग और आंखें फिर खुद पर ही करते हैं वार। और एक पल में मनुष्य कर, और एक पल में मनुष्य कर मात उसे हासिल करता है जीत। फिर एक पल मनुष्य उस पर मात कर हासिल करता है दिल, जिसके भरोसे हम सब की होती है
जुड़ी एक बुनियाद। जी हाँ, जिसके बलबूते पे या भरोसे पर होती है हम सबकी बुनियाद। तो दूसरी रचना के साथ मैं हाजिर हूँ। दर्दमंद हूँ, दर्दमंद हूँ, अक्सर पहुँच जाती हूँ शब्दों के हकीम की गली। दर्दमंद हूँ, अक्सर पहुँच जाती हूँ शब्दों के हकीम की गली। दर्द की हिचकियाँ, दर्द के सरदर्द। जी हाँ, दर्दमंद हूँ, अक्सर पहुँच जाती हूँ शब्दों के हकीम की गली। दर्द की हिचकियाँ, दर्द के सरदर्द, खराश भरे गले से निकलती वह रूंधी खराश कड़वे घूंट सी वह, कड़वे घूंट सी वह असंख्य बिछड़ी स्मृतियाँ। कड़वे घूंट सी वह असंख्य बिछड़ी स्मृतियाँ रुक जाती है शब्दों के हकीम की देहरी पर आकर। हाँ, कड़वे घूंट सी वह असंख्य बिछड़ी स्मृतियाँ रुक जाती है स्मृतियों के हकीम की देहरी पर जा। पल भर नजरें मिलती हैं, पल भर नजरें मिलती हैं, थम जाते हैं दर्द के पांव। पल भर नजरें मिलती हैं, थम जाते हैं दर्द के पार। होले होले नजरें चल देती हैं, होले होले नजरें चल देती हैं, साथ मेरे पकड़ के दर्द भरी मेरी ही नब्ज। हाँ, पल भर मेरे साथ चल देती है पकड़ मेरी दर्द भरी नब्ज। पता है क्यों? अब मैं फिर देव को सामने लाना चाहूंगी। पता है क्यों? क्योंकि देव तुम तो ठहरे मेरे शब्दों के हकीम। क्योंकि तुम तो ठहरे मेरे शब्दों के हकीम और मेरी दुखती रग भी। जी हाँ, दर्दमंद हूँ, अक्सर पहुँच जाती हूँ शब्दों के हकीम की गली। दर्द की हिचकियाँ, दर्द के सरदर्द, खराश भरे गले से निकलती वह रूंधी आवाज़। आशा करती हूँ ये रचना आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। और एक रचना अर्पणा, आपने कहा था कि मैं सुनो देव ज़रूर पढूं, तो मैं सुनो देव के साथ अगली रचना, बाकी दो रचनाएं ज़रूर पढ़ूंगी। तो मैं देव के साथ हाजिर, जो कि अर्पणा आपने कहा था कि मैं देव को पढूं, तो सुनो देव। सुनो देव, क्या वाकई में तुमने कभी मुझे महसूस किया है अपने उंगलियों के पोरों पर? सुनो देव, क्या वाकई में तुमने मुझे कभी महसूस किया है अपने उंगलियों के पोरों पर? या कभी तुमने मुझे महसूस किया है उन खारे आंसुओं में जब तुम भूल गई फिर से। सुनो देव, क्या वाकई में तुमने कभी मुझे महसूस किया है अपनी उंगलियों के पोरों पर, जब तुम मुझे अभिव्यक्त करते हो अपनी भिन्न भिन्न व्यंजनाओं में? क्या देव, कभी तुमने मुझे महसूस किया है उन नमकीन आंखों में, जब तुम तड़पते हो अपनी ही जननी के लिए? नहीं ना, तो फिर ये कैसा इश्क, ये कैसा प्रेम? तो सुनो देव, ये कैसा इश्क, कैसा प्रेम? फिर क्यों कहते हो कि मैं इश्क हूँ, मैं प्रेम हूँ? फिर क्यों कहते हो कि मैं इश्क हूँ, मैं प्रेम हूँ? अगर ऐसा है तो ए देव, ये कैसा भेद, ये कैसा इश्क और ये कैसा प्रेम मुझ में और तुम्हारी जन्नी में? सुनो देव, जब तुम प्रताड़ित करते हो, सुनो देव, जब तुम प्रताड़ित करते हो अपने शब्दों के बाण से, और रक्तिम आंखें लिए हाँफते हो उन तंजों की मार से, तब तुम्हारे अंदर का देव अपनी जन्नी को याद नहीं करता। सुनो देव, जब तुम प्रताड़ित करते हो अपने शब्दों के बाण से, और रक्तिम आंखें लिए हाँफते हो उन तंजों की मार से, तब तुम्हारे अंदर का पुरुष अपनी जननी को याद नहीं करता। तो फिर क्यों तैश में आकर लांघते हो तुम अपनी ही मर्यादा को? तो सुनो देव, फिर क्यों तैश में आकर लांघते हो तुम अपनी ही मर्यादा को, और रेखांकित करते हो मेरे ही माथे पर एक चरित्रहीनता का धब्बा? तो सुनो देव, प्रेम और समर्पण का भाव, तो सुनो दे प्रेम और समर्पण का भाव जब जन्म लेने लगता है मुझ में, तुम खुद करते हो अपने को मेरे हवाले, तब तुम खुद करते हो अपना पुरुषत्व मेरे हवाले, फिर समाहित हो करते हो मेरी ही परिधि में आकर मुझ पे गुरूर। तो फिर मेरी ही परिधि में अमर्यादित हो करते हो मेरा ही तिरस्कार,
तब सुनो देव क्या तुम्हें अपनी जननी याद नहीं आती, तो सुनो देव क्या तुम्हें अपनी जननी याद नहीं आती। हाँ सिक्के हैं हम दोनों दो पहलू के, हाँ देव सिक्के हैं हम दोनों दो पहलू के। वह तुम्हारा सृजन करके माँ कहलाई, वह तुम्हारा सृजन करके माँ कहलाई, और मैं सृजन करता होकर सिर्फ पत्नी। तो बोलो देव ये कैसा भेद ये कैसा इश्क, तो बोलो देव ये कैसा भेद ये कैसा इश्क। फिर क्यों कहते हो कि मैं इश्क हूँ मैं प्रेम हूँ। तो सुनो देव क्या वाकई में तुमने मुझे कभी अभिव्यक्त किया है अपनी उंगलियों के पोरों पर, जब तुम मुझे अभिव्यक्त करते हो अपनी भिन्न भिन्न व्यंजनाओं में। हाँ बिल्कुल, देव के नाम से चेहरे की रंगत बदल जाती है, और मुझे लगता है कि देव जैसे किरदार आप सभी की ज़िंदगी में ज़रूर होते हैं। कोई सकारात्मक ऊर्जा लेके आपके ज़िंदगी में एक देव आता है, और कुछ नकारात्मकता का सृजन करा के हमारी ज़िंदगी से चला जाता है। लेकिन जो मेरा देव है मैं उसे अपनी परिधि के अंदर छुपा के रखती हूँ, और वो मेरे साथ हर भाव में वो मेरे साथ होता है। तो बस एक देव की रचना आप सभी के समक्ष मैंने प्रस्तुत की। और क्या मेरे पास अभी और समय है अर्पणा? अर्पणा जी मैं क्या एक और रचना पढ़ सकती हूँ? खुशबू सिंह बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप शामिल हुई, अभिनंदन। राधा जनार्दन जी बहुत बहुत स्वागत आपका, सौभाग्य कि आप भी जुड़ गई हैं। और एक और रचना के साथ मैं हाजिर हूँ। जिंदगी एक रंगमंच है, और इस रंगमंच पे हम कई किरदार निभाते हैं। जिंदगी एक ऐसा सफ़र जहां हम चलते रहते हैं, और उस सफ़र में हमें कई मुसाफिर मिलते हैं जो कुछ हमारे साथ ताउम्र चलते हैं, और कुछ बीच राह में ही छोड़ के चले जाते हैं। और ज़िंदगी एक ऐसा रंगमंच जो हमारे बाद भी, हमारे साथ भी, और हमारे आने वाले सदियों में भी वो चलता रहेगा। तो ज़िंदगी का रंगमंच जो है, हम भले निकल जाते हैं लेकिन ज़िंदगी का रंगमंच जो है वो हमेशा आबाद रहता है, शान से आबाद रहता है, उसकी आवाजाही बराबर बनी रहती है। तो इस ज़िंदगी के रंगमंच के लिए एक रचना मेरी तरफ से। और माधुरी मिश्रा जी आप यहाँ पर हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत शुक्रिया कि आपसे मिलकर मुझे भी उतना ही अच्छा लग रहा है जितना कि आपको मुझसे मिलकर। तो जिंदगी एक रंगमंच है, और उस रंगमंच पर मेरी एक रचना कि इस जीवन के रंगमंच पर कौन कहाँ टिक पाता है। शुक्रिया माधुरी मिश्रा, आप मुझे पहली बार देख रही हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप मुझे पहली बार देख रही हैं। और शायद मैं अपनी रचना पर आपके हिसाब से फोकस कर रही हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस जीवन के रंगमंच पर कौन कहाँ टिक पाता है। जी हाँ, इस जीवन के रंगमंच पर कौन कहाँ टिक पाता है। एक कलाकार आता है और दूसरा चला जाता है, एक कलाकार आता है और दूजा चला जाता है। रह जाती है पंक्तिबद्ध कुर्सियाँ, रह जाती है पंक्तिबद्ध कुर्सियाँ, और गूंजते हैं सन्नाटों में तालियां, और गूंजती है सन्नाटे में तालियां। माधुरी मिश्रा बहुत शुक्रिया, आप सबका स्नेह है और मेरी कलम चल पड़ती है। तो इस जीवन के रंगमंच पर कौन कहाँ टिक पाता है। एक कलाकार आता है और दूसरा चला जाता है, बस रह जाती है पंक्तिबद्ध कुर्सियाँ, और गूंजती है सन्नाटों में तालियां। जी हाँ, रह जाती है पंक्तिबद्ध कुर्सियाँ, और गूंजती है सन्नाटों में तालियां। मीनाक्षी मोहन मीता, जीवन के मेले चलते रहेंगे, यकीनन हम रहें या ना रहें ये सफ़र जारी रहता है। तो बिल्कुल इस जीवन के रंगमंच पर कौन कहाँ टिक पाता है। एक कलाकार आता है दूजा चला जाता है, रह जाती है पंक्तिबद्ध कुर्सियाँ, और गूंजती है सन्नाटों में तालियां। हाँ पर्दा गिरता है, हाँ पर्दा गिरता है, तो कभी पर्दा उठ जाता है।
दर्शक दीर्घा, दर्शक दीर्घा और मंचासीन अतिथि, गौर फरमाइएगा, दर्शक दीर्घा और मंचासीन अतिथि संबोधित करते हैं अपनी अपनी अभिव्यक्तियां। जी हाँ, दर्शक दीर्घा और मंचासीन अतिथि संबोधित करते हैं अपनी अपनी अभिव्यक्तियां। यहाँ पे दर्शक दीर्घा में हम सारे मनुष्य हैं और मंचासीन अतिथि मैंने पर ब्रह्मा ईश्वर को कहा है। तो दर्शन दीर्घा और मंचासीन अतिथि संबोधित करते हैं अपनी अपनी अभिव्यक्तियां, जो बढ़ाते हैं एक शोर तालियों का, जो बढ़ाते हैं एक शोर तालियों का। सोनिया अक्स जुड़ गई हैं, स्वागत सोनिया, आपका आना मेरी ऊर्जा। तो स्वागत, बहुत बहुत स्वागत सोनिया, आपसे आप जुड़ गई हैं मुझसे। आशा श्री जुड़ गई हैं, शुक्रिया आशा, आपको मेरी रचना पसंद आई। मीनाक्षी मोहन मीता, बहुत बहुत शुक्रिया। माधुरी मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया आपका। अर्चना शुक्रिया। नई माधुरी, मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो भी कुछ देखूं बस उसको उकेड़ लेती हूँ, मुझे लिखना नहीं आता, मैं किसी भी विधाओं में नहीं बनती, बस ये कलम जो है ना जो कराती है वो सिर्फ लिखती चली जाती हूँ मैं। तो दर्शक दीर्घा और मंचासीन अतिथि संबोधित करते हैं, जो बढ़ाते हैं एक शोर तालियों का गर्जन में। जी हाँ, जो बढ़ाते हैं एक शोर तालियों का गर्जनाओं का अपनी अपनी पसंद की अभिव्यक्तियों पर। जी हाँ, अपनी अपनी पसंद की अभिव्यक्तियों पर एक निश्चित अवधि के सीमित आयोजनों के बीच। जी हाँ, अपनी अपनी पसंद की अभिव्यक्तियों पर एक निश्चित अवधि के सीमित आयोजनों के बीच सुनो अक्सर यह क्रम चलता है। सुनो अक्सर यह क्रम चलता है और चलता रहेगा। सुनो कि अक्सर यह क्रम चलता है और चलता रहेगा जिंदगी के रंगमंच पर, कभी शोर तो कभी एक मूक अभिव्यक्ति। सुनो अक्सर यह क्रम चलता रहेगा जिंदगी के रंगमंच पर, कभी शोर सा तो कभी मूक अभिव्यक्ति देता यह मंच सदैव आबाद रहता है। जी हाँ, ये मंच सदैव आबाद रहता है बड़े शान से। सुनो अक्सर यह क्रम चलता है, चलता रहेगा जिंदगी के रंगमंच पर, कभी शोर सा तो कभी मूक अभिव्यक्ति देता यह मंच सदैव आबाद रहेगा बड़े शान से, जलती बुझती रोशनी में। शुक्रिया गृह स्वामिनी। तरुण कुमार जी, आपका स्वागत है, आप जुड़ चुके हैं। नहीं सोनिया, मुझे लगा आप जुड़ी हैं गृह स्वामिनी से, तो आपको ज़रूर ये लिंक मिल गया होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सक्रिय सदस्य हैं हमारे शब्दग्राम की। तो बिल्कुल तुम पीटना मुझे मंजूर है, गलती के लिए क्षमा। और सुनो अक्सर यह क्रम चलता रहता है जिंदगी के रंगमंच पर, कभी शोर सा तो कभी मुक्त अभिव्यक्ति देता यह मंच सदैव आबाद रहता है बड़े शान से, जलती बुझती रोशनी के बीच सिर्फ एक बात दोहराता हुआ। गौर फरमाइएगा, इस रंगमंच की कहानी, चाहे वह जिंदगी का रंगमंच हो, चाहे अभिव्यक्तियों का रंगमंच हो, चाहे वह कार्यशालाओं का रंगमंच हो, यह रंगमंच सदैव आबाद रहता है बड़े शान से, जलती बुझती, चाहे जो भी हो जाए, द शो मस्ट गो ऑन। जी हाँ, हर रंगमंच यही कहता है कि यह रंगमंच चलता रहेगा जलती बुझती रोशनी के बीच, सिर्फ एक बात मैं दोहराता रहूँगा, चाहे जो हो जाए, द शो मस्ट गो ऑन। तो स्वीकारिए, तो बिल्कुल स्वीकारिए, जीवन के इस रंगमंच पर कौन कहाँ टिक पाता है। तो बिल्कुल स्वीकारिए कि इस जीवन के रंगमंच पर कौन कहाँ टिक पाता है। एक कलाकार आता है तो दूसरा चला जाता है, एक कलाकार आता है तो दूसरा चला जाता है। तो ये जिंदगी की आपाधापी, जिंदगी का रंगमंच और जिंदगी की व्यस्तताओं के बीच हम इसी जद्दोजहद के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, और बहुत सारी लालसाओं के बीच, बहुत सारी तमन्नाओं के बीच, बहुत सारी ख्वाहिशों के बीच और बहुत सारी इच्छाओं के बीच हम ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी हम जी तो लेते हैं, लेकिन उस ज़िंदगी को क्या हम वाकई में जिस तरीके से हम जीना चाहते हैं, क्या हम उस तरीके से जी पाते हैं या जी रहे हैं? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा व्यस्तताएं हैं, और ऊपर से ये कोरोना ने तो पूरा हमारी दिनचर्या के साथ ज़िंदगी के रंगमंच को बिखेर
घेर के रख दिया है। तो बिल्कुल ये रंगमंच ऐसा ही है और हमें इस पर एक बेहतरीन से बेहतरीन प्रस्तुति दे के एक बेहतरीन किरदार का, एक बेहतरीन अदाकार का अक्स उकेर के निकल जाना है, ताकि हम लोगों के, जो भी दर्शक दीर्घा में बैठे हमारे सहयात्री हैं, हम उनके बीच सदैव इस रंगमंच के साथ आबाद रह सके और हर बार एक रंगमंच हमें ये कह सके कि जैसे कि आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी की जन्म शताब्दी को मना रहे हैं, तो हम उनको याद कर रहे हैं। यकीनन एक ज़िंदगी के रंगमंच पर एक बहुत बड़ा अध्याय, एक बहुत बड़े महाकवि को हम याद कर रहे हैं, जो कि भारत के कवि माने जाते हैं। क्या हम इस श्रेणी में कभी खड़े हो पाएंगे, इसका हमें नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, लेकिन हाँ, हमारे अपने कर्म क्षेत्र के साथ मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ते रहना है। तो बहुत शुक्रिया आशा, छाया प्रसाद जी। बिल्कुल मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी कुछ बोलूँ तो वो आप सभी के तक पहुँचे। तो क्या गृह स्वामिनी, मैं एक रचना पढ़ूँ और जाते जाते फिर एक दो रचनाएं सुनाना पसंद करूँगी, जो कि मैंने अभी लाइव अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी में मैंने कुछ रचनाएं सुनाई थी, जो मेरी पसंदीदा रचनाओं में से एक थी। तो पुनः आती हूँ अपनी पसंदीदा रचना कब्रगाह पर। और थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है डायरी में, जब आप रचनाएं लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा। कुमुद रंजन झा जी, नमस्कार आपको। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बहुत लगभग काफ़ी सहयात्री ही कहूँगी जुड़ चुके हैं, बहुत सारी सखियाँ जुड़ चुकी हैं मेरे साथ। कुमुद रंजन झा जी नमस्ते। तो मैं सीधा अपनी रचना कब्रगाह पर आती हूँ, क्योंकि रचनाएं मिल नहीं रही हैं मुझे। और एक रचना कब्रगाह के साथ। कब्रगाहों पर झूठी संवेदनाओं पर बसा शहर बड़ा अजीब लगता है। आजकल आप देखते हैं एक मानवीय संवेदनाएं लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। और पद्मा मिश्रा जी नमस्कार, आपका भी स्वागत, अभिनंदन आपका भी पद्मा जी। तो आजकल हम देखते हैं कि लगभग संवेदनाएं जो हैं वो ख़त्म हो चली हैं। लोग आपस में इतने ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गए हैं। तो कभी कभी लगता है कि अगर कोई भी एक मैं कहूँगी कि दुर्घटना हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो बस एक मुझे लगता है कि वो संवेदनहीन हो के ही अपनी अभिव्यक्ति दर्ज कराते हैं। तो कब्रगाहों पर झूठी संवेदनाओं पर बसा शहर बड़ा अजीब लगता है। ऋतु कश्यप जी जुड़ चुकी हैं, शुक्रिया। कब्रगाहों पर झूठी संवेदनाओं का बसा शहर बड़ा अजीब लगता है, फिर भी बेवजह की इबारत करते इश्क की पोथी पढ़ते लोगों को देख बुरा लगता है। जी हाँ, कब्रगाहों पर झूठी संवेदनाओं पर बसा शहर बड़ा अजीब लगता है। सुनो ना, उस मृत पड़ी देह में न जाने क्या ढूंढते हैं। सुनो ना, उस मृत पड़ी देह में न जाने क्या ढूंढते हैं। सिर्फ एक जीवंत कोशिका से संवाद करने की खातिर उसमें तलाशते हैं एक तत्व। न जाने जीवंत कोशिका में तलाशने के लिए तलाशते हैं एक तत्व। कैसे बताऊं उन्हें कि मरी हुई संवेदनाएं। कनकलता तिवारी जी नमस्ते, शुक्रिया जुड़ने का। कैसे बताऊं उन्हें कि मरी हुई संवेदनाएं कब्र में जिस्म। कैसे बताऊं उन्हें कि मरी हुई संवेदनाएं और ठहरी हुई सांसें और कब्र में दफन जिस्म कभी बोला नहीं करते। कैसे बताऊं उन्हें कि कब्र में पड़ी हुई सांसें, मरी हुई संवेदनाएं और कब्र में दफन जिस्म कभी संवाद नहीं करते। मौन जब करहाता है ना तो बड़ा अजीब लगता है। कब्रगाहों पर झूठी संवेदनाओं पर बसा शहर बड़ा अजीब लगता है। कब्रगाहों पर झूठी संवेदनाओं पे बसा शहर बड़ा अजीब लगता है। समय जाया ना करते हुए एक और रचना, बेवजह बोना करते हैं ख्याल। जी हाँ, बेवजह बोना करते हैं ख्याल, व कैंचुली मानिंद जो सरका देते हैं खुद को खुद के ज़हन से। दोहरा चरित्र,
दोहरा व्यक्तित्व हमारे समाज में आजकल ये आडंबर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो दोहरी चरित्र की मानसिकता, होता कुछ नहीं है, रेप होते हैं, एसिड अटैक्स होते हैं, एक कैंडल मार्च, थोड़ी सी सभाएं, प्रार्थना सभाएं, और फिर जस का तस। बदला कुछ नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि सिर्फ और सिर्फ कवर पेज बदला है, एक किताब का सिर्फ और सिर्फ कवर पेज बदला है, अंदर की स्थिति जस की तस है। तो सीधी सी बात, बोलना करते हैं बेवजह, बेवजह बोलना करते हैं ख्याल व कैंचुली मानिन जो सरका देते हैं खुद को खुद के सेहन से। ऋतु कश्यप, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने का। नंदा पांडे जी नमस्कार, स्वागत आपका। माधुरी मिश्रा शुक्रिया। निवेदिता श्रीवास्तव दिद्दा बहुत बहुत शुक्रिया। अदिति अर्पणा सिंह बहुत स्वागत आपका। बेवजह बोला करते हैं ख्याल व कैंचुली मालिन जो सरका देते हैं खुद को खुद के सेहन से, लाइलाज गहन चिकित्सा यूनिट में पड़े उस मरीज की तरह। जी हाँ, लाइलाज गहन चिकित्सा यूनिट में पड़े उस मरीज की तरह विकृत हुए दिमाग का इलाज सिर्फ और सिर्फ बिजली के तार ही विकल्प होते हैं। दौरे वहाँ खत्म नहीं होते। जी हाँ, दौरे वहाँ खत्म नहीं होते। लाल दम फिर लेता है करवटें। जी हाँ, दौरे वहाँ खत्म नहीं होते, दम फिर लेने लगता है करवटें। वह लाल रक्तिम आंखें मानो धमनियों का रक्त वहीं सिमट आया हो। मानो लाल रक्तिम आंखें धमनियों का रक्त वहीं सिमट आया हो, जो माथे पर साफ दिखते हैं उन उभरी रेखाओं पे। वह मरीज, गौर फरमाइएगा, वह मरीज जो लाइलाज बीमारी से त्रस्त है, अक्सर दिखते हैं उस सघन चिकित्सा वार्ड में बदले हुए चेहरे के साथ एक सी महामारी लिए हुए। हाँ, वह मरीज जो लाइलाज बीमारी से त्रस्त है, अक्सर दिखते हैं इस सघन चिकित्सा वार्ड में बदले हुए चेहरे के साथ एक सी महामारी लिए हुए। देखिएगा, एक बार निर्भया होता है, कभी रेड्डी होती हैं, कभी लक्ष्मी अग्रवाल जी आती हैं, तो कभी और आजकल जो आप देख ही रहे न्यूज़पेपर्स में, तो हमेशा एक बीमारी एक सी होती है, चेहरे बदले होते हैं। तो उसी पे समर्पित कि एक मरीज जो लाइलाज बीमारी से त्रस्त है, अक्सर दिखते हैं इस सघन चिकित्सा वार्ड में बदले हुए चेहरे के साथ एक सी महामारी लिए हुए। और शायद समय हो चला है, तो जाते जाते एक और रचना, बहुत से ऐसे किस्से और बहुत सी ऐसी बातें, बहुत से ऐसे किस्से और बहुत से ऐसी बातें, धर्म के साथ बहुत कुछ। जी हाँ, बहुत से ऐसे किस्से और बहुत से ऐसी बातें, धर्म के साथ बहुत कुछ, और सामने तुम होते हो। पुनः देव आप सभी के समक्ष हाजिर है। सुनो देव, बहुत से ऐसे किस्से हैं और बहुत सी ऐसी बातें, धर्म के साथ बहुत कुछ, धर्म के साथ बहुत कुछ, और सामने तुम होते हो। पर निश्चितता कुछ ऐसी कि मैं अस्त हो जाती हूँ सिर्फ तुम्हारी मर्यादा के खातिर। आगे भी होती रहूँगी, हाँ आगे भी होती रहूँगी, क्षितिज के प्रणय में शामिल होने गोधुली सी आऊँगी मैं अभिसार के लिए। भला क्षितिज और वसु कहाँ अपना मुकम्मल मकान ढूंढ पाए हैं, तभी तो दोनों आज अपनी धुरी पर है कायम। तब भी क्षितिज ने वसु को छूने की कोशिश की, परिणाम वसु को भुगतना पड़ा। मिलन से वह कभी बंजर तो कभी धरा कहलाई। बहुत से ऐसे किस्से हैं और बहुत सी ऐसी बातें। जी हाँ, बहुत से ऐसे किस्से हैं और बहुत सी ऐसी बातें, बहुत सी ऐसी बातें, धर्म के साथ बहुत कुछ, और सामने तुम होते हो। जी हाँ, बहुत सी ऐसे किस्से और बहुत सी ऐसी बातें। तो माधुरी मिश्रा, बिल्कुल स्वागत है, शुक्रिया। सोनिया, आपका बहुत बहुत स्वागत। अर्चना बिल्कुल देव। और स्कूल पद्मा मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत। अब आखिरी में एक और सवाल कि क्या मुझे रचनाएं आगे बढ़ानी हैं या मैं यहीं विराम दे दूं? अर्पणा, आप मुझे बताइए। अर्पणा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? मुझे क्या अभी और रचनाएं पढ़नी हैं?
कनकलता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया गृह स्वामिनी। आपने मुझे पुनः, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि एक सशक्त मंच पर आपने मुझे प्रथम लाइव के लिए आमंत्रित किया, और यहाँ पे अच्छे लोग, मेरी बहुत सारी सखियाँ यहाँ जुड़ गई हैं, और आप सभी की हौसला अफजाई मुझे अक्सर लिखने के लिए प्रेरित करती है। तो आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि क्या मैं अपनी रचनाओं को विराम दूं या मैं और रचनाएं पढूं? क्या मुझे इजाज़त है विराम की, या मुझे रचनाएं और पढ़नी है? अर्पणा गृहस्वामिनी, आप मुझे बताएंगी? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? जी बिल्कुल, पढ़ना है तो मैं पढ़ती हूँ, अपनी एक और रचना के साथ हाजिर हूँ। और तो मुझे लगता है कि अभी मैं जो भी रचनाएं पढ़ूंगी वो थोड़ी सी लाइट, बहुत लाइट रचनाएं होंगी, और गंभीर रचनाएं मैंने सुना दी। और अब मैं चाहूँगी कि अपनी एक निराकार समर्पण। हाँ एक आधार तुम, मांग की वह लाल रेखा। हाँ एक आधार तुम, मांग की वह लाल रेखा, निश्चित तय करती परिधि। एक उम्र हावी माथे के स्वेद कणों में, हाँ शायद रोक है। हाँ शायद रोक है, एक मासूम अजनबी को उस गुलाबी लम्हे में बंधी है एक अनजानी डोर। वह आधी लकीरें किस्मत सी, वह आधी लकीरें किस्मत सी, आंचल पकड़ थमती हैं निगाहें अनुनय अभिसार के लिए। हाँ मुसाफिर तुम जोगनिया के, हाँ मुसाफिर तुम जोगनिया के, सीमित नाभि के आकार में। हाँ मुसाफिर शामल काया में, हाँ मुसाफिर शामल काया में, नेह के मनुहार में, अनुराग की प्रतीक्षा में। हाँ रोक लिया है, हाँ रोक लिया है अपने नाम में, निराकार सी जोगनिया आकार लेती मुसाफिर के संसार में। रोक लिया है तुमको मैंने, हाँ अपने अनुनय अभिसार में, हाँ अपने अनुनय अभिसार में। तो बहुत ही हल्की रचनाओं के साथ मैं आप सभी के समक्ष अल्प विराम के साथ, अब ये आखिरी रचना और इसके साथ मैं विराम लेना चाहूँगी कि थोड़े से सीमित अल्फाज और थोड़े से बोने होते शब्द। जी हाँ, थोड़े से सीमित अल्फाज, थोड़े से बोने होते शब्द आज तुम्हारी सीमित बोली और स्मित हास्य की याद दिलाने लगे। आज थोड़े से सीमित अल्फाज, थोड़े से बोने होते शब्द आज तुम्हारी सीमित बोली और स्मित हास्य की याद दिलाने लगे। कहा करते थे ना तुम, कहा करते थे ना तुम मुझे अक्सर यूं ही बातों बातों में, कहा करते थे ना तुम मुझे अक्सर यूं ही बातों बातों में। सुनो ज़्यादा बोलने से इश्क नहीं बढ़ता, सुनो ज़्यादा बोलने से इश्क नहीं बढ़ता, ढालना पड़ता है। हाँ ढालना पड़ता है मौन अभिव्यक्ति को दिल से दिल तक। हाँ ढालना पड़ता है अभिव्यक्ति को दिल से दिल तक। जब कभी मैं नहीं रहूँगा ना, जब मैं कभी नहीं रहूँगा तो उलझती रहोगी तुम अपने आप में। कुछ रखो ना, कुछ रखो ना उस वक्त के लिए भी तुम अपने पास। हाँ कुछ रखो ना तुम उस वक्त के लिए भी अपने पास। समझ नहीं सकी थी उस वक्त, हाँ समझ नहीं सकी थी उस वक्त तुम्हारे भाव। हाँ आज जब तुम साथ नहीं हो, हाँ जब अब तुम साथ नहीं हो संग,
तो मौन अभिव्यक्ति के साथ एक स्मित हास्य तुम्हारे नाम करती हूँ। जी हाँ, मौन अभिव्यक्ति के साथ एक स्मित हास्य तुम्हारे नाम करती हूँ और अपने ही शब्दों को तिलांजलि देकर, हाँ, अपने ही शब्दों को तिलांजलि देकर याद करती हूँ तुम्हें, जो तुमने कहा था मुझे कि तुम मेरी पसंदीदा में से एक हो। पसंदीदा में से एक समझी नहीं थी, पसंदीदा में से एक हो, और फिर एक स्मित हास्य और एक ज़हन में उभरते कई सारे प्रश्न, और ज़हन में उभरते कई सारे प्रश्न को साथ देती मैं खुद को देती हूँ एक अल्प विराम, जो रहेगा सदियों तक, जो रहेगा सदियों तक मौन प्रतीक्षा को भेदता, जो रहेगा सदियों तक तुम्हारी मौन प्रतीक्षा को भेदता हुआ, चिरकाल तक चाहूं लेना तुम्हारे पसंदीदा का एक विराम। जी हाँ, थोड़े से सीमित अल्फाज और थोड़े से बने होते शब्द तुम्हारी असीमित बोली और स्मित हास्य की याद दिलाने लगते हैं। शुक्रिया, नमस्कार। आप सभी का जुड़ना मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सभी की हौसला अफजाई, और मैं बिल्कुल टिप्पणियाँ बिल्कुल पढ़ूंगी क्योंकि स्क्रॉल डाउन हो रही है, और जैसे ही मैं इसको अपना रचना पाठ को विराम दूंगी, मैं आप सभी के हौसला अफजाई जो आपने की है उन सभी का जवाब दूंगी, और आशा करती हूँ मेरी रचनाएं आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। महाकवि दिनकर जी की जन्म शताब्दी की बहुत सारी बधाई आप सभी को। शुक्रिया गृह स्वामिनी, आपका आमंत्रण तहे दिल से स्वीकारा, और आशा करती हूँ कि मेरी रचनाएं आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी, और जो भी त्रुटियां हुई हो उसके लिए पुनः क्षमा, और ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। फिर कभी इसी मंच पर पुनः मिलेंगे। जब भी गृह स्वामिनी आमंत्रित करेगा मैं बिल्कुल हाजिर हो जाऊंगी, और पुनः आप सभी का दिल से शुक्रिया, नमस्कार, शुभ संध्या। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए।